नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहाँ हर दिन बाजार लगता था, जहाँ पर पंछियों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव चंदनपुर भी था, जहाँ टुन्नू नाम का एक चिड़ा अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से टुन्नू बहुत परेशान था, उसका ढाबा चल नहीं रहा था। टुनटुनी, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं चंदनपुर गांव के ज्यादातर पक्षी शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता मुझे भी हो रही है। आगे पिंकी की शादी करनी है। बंटी बेटा भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। वो इस बारे में बात कर रहा था। टुन्नू टुनटुनी की सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। बंटी अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहाँ नदी के किनारे एक बूढ़ा तोता अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। बंटी उस बूढ़े तोते को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा तोता उससे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम मुझे इसका किराया दे दिया करो। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे बंटी का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें बंटी बेटा की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। बंटी बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल, हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। टुन्नू उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। टुनटुनी और पिंकी तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस बूढ़े तोता की नाव पे रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में पक्षी घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर पक्षी हैरान रह जाते हैं और वहाँ आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा, ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। भाई, वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर? हाँ, पनीर, बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी भी लगा दो भाई। टुन्नू के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। टुन्नू उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहाँ अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। टुनटुनी, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बनी हमारी होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती थी। ये सब मेरे प्यारे बेटे बंटी के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा बंटी, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सकें। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का, उन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, बंटी के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है टुनटुनी, तुम पिंकी के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। बंटी टुन्नू के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। एक दिन उन्हीं के गांव में रहने वाला कालू नाम का एक कौआ टुन्नू की सफलता से चलता था। एक दिन टुन्नू जब बूढ़े तोता को किराया देकर आ रहा था, कालू से देख लेता है। टुन्नू इतना खुश कैसे हो सकता है, यह मेरे से अमीर हो सकता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मुझे इस टुन्नू का कुछ करना ही होगा। एक दिन टुन्नू के जाने के बाद कालू उस बूढ़े तोता के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि टुन्नू तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। अगले दिन, क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है। लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं टुन्नू से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ।
अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये कालू कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान पक्षी दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्या रे कालू, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? तेरे जैसे कौओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने नौकरों से कहकर तुझे इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। टुन्नू, मुझे माफ कर दो भाई, है मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा। मैं आज के बाद टुन्नू को कभी तंग नहीं करूँगा। कालू सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद टुन्नू और टुनटुनी को वो कभी भी तंग नहीं करता।